हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं। उसमें हम लोग वर्ड प्रॉम्प्ट्स कर रहे हैं। आज वर्ड प्रॉम्प्ट्स का एक और टॉपिक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ठीक है, चलो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ अपस्ट्रीम एंड व्हाट इज़ डाउनस्ट्रीम। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज़ कंसिडर करिएगा। जैसे ये मैंने बनाया है स्ट्रीम, ये लहरें हैं। ओके, ये लहरें हैं और लहरें सपोज इस डायरेक्शन में जा रही हैं। साइंस नहीं लगाएं, मैथ्स के हिसाब से पढ़ें सिर्फ। ओके फाइन, लहरें इस डायरेक्शन में जा रही है। स्ट्रीम इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, राइट। अब आप देखो ये बोट है। हंसिएगा नहीं ड्राइंग देख के, मैथमेटिक्स पढ़नी है। अब ये जो बोट है, ये बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में और बोट इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। राइट, कहीं बोट बाहर हो गई हो शायद, तो मैं थोड़ा सा और छोटा बना देता हूँ, ऐसा नहीं कि वो बोट दिखे नहीं आपको। ओके राइट, फाइन। तो अब पता चला स्ट्रीम इधर चल रही है, बोट भी इधर जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, फाइन। तो जब पता चला स्ट्रीम भी इस डायरेक्शन में है, बोट भी इस डायरेक्शन में है, ओके, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। ओके, सपोज यहां पर जो बोट है, बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम जो लहरें हैं, ठीक है राइट, यहां पर जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ओके, बस में आ गई। अगर ऐसा है, या फिर x y की जगह एक काम करते हैं, कुछ फिगर्स लेते हैं, x y बाद में लेंगे अपन, है ना। यहां पर ले लेते हैं बोट की स्पीड है सपोज यहां पर 10 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां पर जो बोट चला रहा है, ठीक है राइट, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है और जो स्ट्रीम की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको पता है जो बोट है, बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, अगर मैं पूछूं आपसे कि बोट की स्पीड क्या है, तो आप मेरे से बोलोगे सर 10 किलोमीटर पर आवर। मैं आपसे पूछता हूं कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है, आप बोलोगे 2 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में उसकी क्या स्पीड है, राइट, तो आप क्या बोलोगे 10 + 2, ओके, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। बात में आ गई क्या? कहने का मतलब ये है, अगर बोट है, वो तो बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो, पर जो स्ट्रीम की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर है। तो इस कंडीशन को डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, जब दोनों एक तरफ जा रहे हैं। तो दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, जितनी स्ट्रीम की है। तो इस तरह से उसकी स्पीड डाउनस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। जैसे आपने देखा होगा साइकिल सभी लोग चलाते हैं, ओके राइट। आप देखना, अगर हम साइकिल चला रहे हैं और हवा हमारी पीछे से आ रही है तो क्या होता है, आप 3 पैडल मारते हो और साइकिल 6 पैडल्स के बराबर आगे चल जाती है। बहुत आराम से चलती है साइकिल, है ना, क्योंकि पीछे से हवा आ रही होती है बहुत तेज। हवा नहीं बोल के मैं बोलूँ आंधी आ रही होती है। कभी आंधी में आप साइकिल चलाना, राइट, अगर आपके साथ चल रही हो, मतलब आप भी इधर जा रहे हो और हवा का फ्लो भी इधर है, तो आपकी साइकिल ऑटोमेटिकली तेज चलेगी, राइट। मतलब आप एफर्ट्स कम लगा रहे हो, स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी। वही कंडीशन यहाँ पर है। बोट इधर है, लहरें भी इधर जा रही है, तो आपकी बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, कितनी बढ़ जाएगी, जितनी इसकी स्पीड है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। ओके, अब रिवर्स कंडीशन लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ।
अब आप देखो, इस बार स्ट्रीम इधर है, इस तरफ जा रही है, ओके, मतलब लहरें इधर है, ऐसे जा रही है, ओके, और बोट इधर जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब आप बोट लेके इधर जा रहे हो और स्ट्रीम इधर है, उसका डायरेक्शन इधर है, मैंने ऐसा बना दिया, डायरेक्शन इधर है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। राइट? अपस्ट्रीम में अब क्या होगा, देखो अपस्ट्रीम में क्या होगा, अब आप नेचुरली आप तो चला रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर लहरें सामने से आ रही है तो वो आपकी स्पीड को क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, कितना कम करेगी, स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना, मतलब गलत मत करना, ध्यान रखना यहां पर, फिर बोल रहा हूं मैं, कैसे माइनस करोगे, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। राइट, स्पीड ऑफ द बोट कितना है 10, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है 2। दैट मीन्स जो बोट की जो स्पीड है अपस्ट्रीम में वो कितनी रह जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उतनी स्पीड को कम कर देगी। फिर हम लोग हवा का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे साइकिल चला रहे हो आप और सामने से हवा आ रही है, तो दैट मीन्स क्या होता है, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से पैडल मारते हो, पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया है नहीं किया है ये, ठीक है, हवा बहुत तेज़ है सामने से और आप उसके अपोजिट में चलाओगे तो आपकी स्पीड, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितने एफर्ट लगा रहे हो, जिस स्पीड से जा रहे हो, उतनी आपकी स्पीड नहीं रहेगी, उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही कंडीशन यहाँ पर है, बोट न्यू जा रही है, ओके, स्ट्रीम न्यू आ रही है, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ओके, कितनी कम हो जाएगी, जितनी स्ट्रीम की है। और हमेशा ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, माइनस करते वक्त स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगा, मतलब बोट की जो स्पीड है उसमें से ये माइनस करना है। कारण, क्योंकि जो बोट की स्पीड है, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड ऑफ द बोट राइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। राइट, ये कंडीशन है, मतलब बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम की स्पीड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, अगर आप कोई एडवेंचर नहीं कर रहे हो, तो अगर नॉर्मल अपन बात करते हैं तो बोट चले पानी में, उसके लिए कंडीशन ही ये है कि बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए और लहरों की स्पीड क्या होनी चाहिए, कम, तो ही तो वो आगे बढ़ेंगे। वरना क्या होगा, अगर वहाँ से स्पीड ज़्यादा है और आपकी स्पीड कम है तो रुक जाएंगे। जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ और हवा इतनी तेज़ है कि मैंने पूरी ताकत लगा दी, तो मैं क्या हो जाऊँगा, दोनों पैडल पे जो खड़ा हो जाऊँगा, मेरे से पैडल ही नहीं दबेगा और मेरी साइकिल वहीं पे रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ से क्या हो रहा है, हवा तेज आ रही है। समझ गए मेरी बात? ओके, तो दैट मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपकी नाव पानी में चले, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए और स्ट्रीम की स्पीड कम होनी चाहिए, तो ही बोट आगे जाएगी, है ना। अगर आप कोई एडवेंचर नहीं कर रहे हो तो, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर अपस्ट्रीम है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम, तो ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम भी क्लियर हुआ। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। राइट, अब पानी बह नहीं रहा है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ठीक है, मतलब लहरें अपनी जगह हैं, ओके, और बोट इधर जा रही है।
ठीक है। स्टिल है, स्टिल का मतलब पानी ठहरा हुआ है, ना इधर ना इधर। ओके, अब पता चला यहाँ पर जो बोट की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कुछ है ही नहीं, है ना, वाटर फ्लो नहीं हो रहा है। तो अगर मैं पूछता हूँ कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा, 10 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जिस स्पीड से आप चलाओगे उसी स्पीड से चलेगी। बात में आ गई। तो मैंने 3 कंडीशन बता दी, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड स्टिल वाटर। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके आप देखिएगा, उसको पॉज करके देखिएगा। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। राइट, अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आप शीट निकाल लीजिएगा, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कराता हूँ आपको पहले, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो आ जाएं शीट में, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 79। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अ बोट गोज 24 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 6 hours. Full stop. It goes 30 kilometer upstream and 21 kilometer downstream in 6 hours 30 minutes. Full stop. Find the speed of the boat in still water and also speed of the stream. क्वेश्चन दे रखा है देखो, और आपको यहाँ पे निकालना है स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। राइट, लहरों की स्पीड, बोट की स्पीड, दोनों नहीं पता, एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, राइट, स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा लेट द स्पीड ऑफ द बोट is equals to x kilometer per hour and the speed of the stream y kilometer per hour. ठीक है, हमने माना जो स्पीड ऑफ द बोट कितना है, x किलोमीटर। इसको थोड़ा और प्रॉपर लिख सकते हो आप। ठीक है, कैसे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब ही क्या हो गया, ओरिजिनल स्पीड, जहाँ पर पानी ठहरा हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था, x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए जी, अब हम निकालते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम। अगर डाउनस्ट्रीम है तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, पढ़ाया ना मैंने। राइट, क्या करेंगे सोचो, मैंने बताया था अगर डाउनस्ट्रीम है तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, जितनी स्ट्रीम की है। तो मतलब हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस। आप देखो पिछले उसमें प्लस किया था हम लोगों ने, जो मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट। राइट, तो स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, देखते जाइएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी। स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में मैंने बोला था कि जो बोट की स्पीड है कम हो जाएगी। ठीक है, कितना कम हो जाएगी, x माइनस वाई। अगर आपको याद है तो मैंने बोला था बोट में से इसकी स्पीड माइनस करना, उल्टा मत करना, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। सुन रहे हैं ना, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अपने को क्या करना है, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, x माइनस वाई, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम।
x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए इतना हमारा फ्रेम अप हो गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं केस 1 केस 2 दो दे रखे हैं, देखो अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। लिख देता हूं यहां पर, है ना। A boat goes 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना जा रही है बोट 24 किलोमीटर, एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स 6 आवर्स, ओके। ये हमारा केस 1 है, ओके। चाहे तो इसके ऊपर जगह नहीं है, लिख देता हूँ यहाँ पे, आप देख लीजिएगा केस 1 लिखा है मैंने, ठीक है, केस 1। अब बोल रहे हैं जो बोट है वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाती है। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा नहीं पता, डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा नहीं पता, पर दोनों जर्नी में मिलाकर कितना टाइम लगा 6 आवर। तो हमें यहाँ पे कुछ टाइम का रिलेशन निकालना है, आप देखिएगा समझ में आ रहा है क्या। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, टाइम के लिए फॉर्मूला स्पीड वाला फॉर्मूला याद है ना, राइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है 24 किलोमीटर्स, और अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड है x माइनस वाई, राइट। तो टाइम निकाला है, मतलब अपस्ट्रीम में हमें यहां पर कितना टाइम लगेगा 24 अपॉन x माइनस वाई आवर्स, ठीक है। फिर चलते हैं टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा मैं लिख देता हूं, फिर समझाता हूं आपको, 28 अपॉन x प्लस वाई आवर्स, ओके। अब आप देखो यहां पर हमें अपस्ट्रीम में इतना टाइम लगा है, डाउनस्ट्रीम में इतना टाइम लगा है, ओके। एक बार आप देख लो, मैं हट जाता हूं फिर समझाता हूं। चलो इधर देखिएगा, तो हमसे क्या बोला गया, दोबारा कनेक्ट होते हैं थोड़ा सा। एक बोट है वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गई, 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में गई, और ऐसा करने में उसको लगा कितना 6 आवर्स। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा पता नहीं है, दोनों मिलाकर कितना लगा 6 आवर। तो हम निकालते हैं कि अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 28, और स्पीड कितनी है यहाँ पर डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई, ठीक है। और दोनों मिलाकर अपस्ट्रीम का टाइम इतना है, डाउनस्ट्रीम का टाइम इतना है, दोनों मिलाकर कितना लगा 6 आवर्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ऐसे लिख देते हैं 28 अपॉन x प्लस वाई प्लस 24 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, राइट। इतना क्लियर है। चलिए अब इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना।
तो यहाँ पर आ जाएगा 28 अपॉन x प्लस वाई, सॉरी 2 कॉमन ले लिया हमने, 14। ओके, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यही आ जाना चाहिए 12 इक्वल्स टू 6। 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 14 अपॉन x प्लस वाई, 12 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, राइट। अब देखो केस 2 में क्या होगा, इधर आंसर फ्रैक्शन में आएगा, तो अपन चाहे तो 2 और कॉमन ले सकते हैं, है ना। मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं ले लेता हूँ फिलहाल 2, ठीक है, मैं और कॉमन लेता हूँ। मैंने 2 और कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 7 अपॉन x प्लस वाई, 6 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। 2 इंटू 7 14, ऐसा करके देख लेना आप, 2 इंटू 6 12, ठीक है, बिल्कुल सही है। जब भी आप कॉमन लो तो मल्टीप्लाई करके पिछली स्टेप आ जानी चाहिए, तो सही है। हमने सिर्फ ऊपर से कॉमन लिया है, नीचे से कुछ भी नहीं है, तो 1 ये उधर चला जाएगा, तो हमारे सामने इक्वेशन क्या आ गई, 7 अपॉन x प्लस वाई प्लस 6 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे सामने जनरेट हो गई, और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, ऐसे कर लेते हैं 3 अपॉन 2, राइट, अब करेक्ट है। ओके, तो केस 1 से हमने ये इक्वेशन बना ली है, अब हमें केस 2 करना होगा। तो मैं बोर्ड पे से हटता हूँ, आप इसको एक बार देख लें, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा रब कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है ही सही, मैं इसको रब कर देता हूँ पूरा, है ना, फिर अपन आगे चलते हैं। अब मैं बोलूँगा तो आप कॉपी में ऊपर की तरफ देख लीजिएगा। ओके, अब आते हैं केस 2। केस 2 में देखो क्या बोल रहे हैं, शीट में देखिएगा। इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6.5 आवर्स, ठीक है, राइट। मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आप एग्जाम में स्टेटमेंट लिखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इट गोज 30 किलोमीटर upstream and 21 kilometer downstream in 6.5 hours। 6.5 का मतलब हो गया 6 hours 30 minutes, ठीक है। चलिए, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा पता नहीं, डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा पता नहीं, दोनों मिलाकर कितना लगा 6.5 आवर्स। तो इधर लिख देता हूं मैं, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है 30, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या थी x माइनस वाई, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है 21, टाइम कितना, स्पीड कितना है x प्लस वाई, राइट। नाउ according to the question, right? इन दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगा 6.5, तो ये भी टाइम को बता रहा है, ये भी टाइम को, ये अपस्ट्रीम का टाइम, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम, और दोनों मिलाकर 6.5। तो यहाँ पर पहले प्लस वाला लिख देते हैं,
ठीक है, 21 अपॉन x प्लस वाई प्लस 30 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 6.5। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13, तो कितना आ जाएगा 13 अपॉन 2। इसलिए वहाँ पर 2 में लिया था मैंने, ताकि इधर भी फ्रैक्शन है तो आराम से हमारा हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो इस तरह से हमारे सामने एक और इक्वेशन आ गई। ठीक है, अभी मैंने कोई नेमिंग नहीं दिया है इसको। ठीक है, इधर आ जाते हैं। और लिख के मैं दोनों इक्वेशंस को लिख देता हूँ यहाँ पर। और एक तो ये वाली इक्वेशन 7 अपॉन x प्लस वाई प्लस 6 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, और सेकेंड इक्वेशन है 21 अपॉन x प्लस वाई 30 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 13 अपॉन 2। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख दिया। ये वाली इक्वेशन ये रही और ये वाली इक्वेशन ये रही। अब इसको रब कर देता हूँ, इसका काम हुआ यहाँ पूरा। राइट, अब हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन हम वहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं। राइट, हम इसको u मानते थे, v मानते थे। ठीक है, फाइन, थोड़ा u v तक बताता हूँ। ओके, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट अस सब्स्टिट्यूट। राइट, इधर लिख देते हैं, लेट अस सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू v इन अबाउट सिस्टम ऑफ equations we get। राइट, इधर रब कर देते हैं। मेरे ख्याल से आपने सब देख लिया होगा ये। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u लेते हैं, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, राइट, ये क्या हो जाएगी यहाँ पर 7u। 7u क्यों होगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन का वीडियो देखिएगा आप। यहाँ पर आ जाएगा 6v इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। सेकेंड वाले में देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 21u प्लस 30v इक्वल्स टू 13 अपॉन 2। ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह u तो 21u, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह v 30v इक्वल्स टू 13 अपॉन 2। तो uv रखने पे ये पोजीशन हो जाएगी। अब हम इसमें नाम देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन कोई सा ही मेथड लगाएं, सॉल्व कर सकते हैं। राइट, हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू वेरिएबल सेलेक्ट करके वैल्यू इक्वल रखेंगे और सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालेंगे। फिर भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा, फिर दोबारा आपको x और y को सॉल्व करना होता है। चलो थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर हम लोग इक्वल करते हैं, किसको इक्वल करें, u और v दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट, ऐसा करते हैं, v को करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय v को करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो एक लाइन छोड़कर यहाँ पे करते हैं, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। 5 इंटू 7 35u प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 30v, इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो 15/2 और इक्वेशन 2 को 1 से करना है 21u प्लस ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करना मीन्स एज इट इज। अब हमने यहाँ पर v के कॉफिशिएंट इक्वल कर दिए, सेम साइन है तो यहाँ पर क्या होंगे सब्ट्रैक्ट, तो लिख देता हूँ एंड सब्ट्रैक्ट इट वी गेट, चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस कैंसिल, 35 माइनस 21 तो 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 2 1, 14u राइट। यहाँ पर हो जाएगा 15/2, थोड़ा छोटा लिखा है मेरी आवाज़ के साथ आप समझिएगा, माइनस 13/2, ठीक है। अब जो पुराना लिखा हुआ है मैं उसको रब कर देता हूँ वहाँ से ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 14u एलसीएम 2 15 माइनस 13, 14u 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा 2, 2/2 1 करके देखिएगा तो u इक्वल्स टू कितना आ गया 1/14 राइट। इस तरह से u की वैल्यू आ गई। इस u को हम इक्वेशन 1 और 2 कहीं पे भी रख सकते हैं, विल गेट द वैल्यू ऑफ v। चलो 1 में रखते हैं बाय substituting the value of u in equation 1 we get, इक्वेशन 1 में रखते हैं u की वैल्यू तो 7 इंटू u, तो u कितना है 1/14 प्लस 6v इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। u की जगह 1/14, 6v 3/2 तो 7 इंटू 2 14, ओके। अब यहाँ पर हाफ बचा हुआ है ना, इधर एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, हाफ 1/2 बचा हुआ है, 6v इक्वल्स टू 3/2, ओके। अब इधर आ जाते हैं, ये हाफ उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 6v इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1/2, 6v इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2 राइट, 2/2 1, 6 इधर आ जाएगा 1/6 करके देखिएगा। इस तरह से u और v की वैल्यू आ गई है। काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है राइट। हमने यहाँ पर जो u है उसको क्या माना था 1/x प्लस वाई, और v को क्या माना था 1/x माइनस वाई, ओके। तो आप देखिएगा u को हमने लिया था 1/x प्लस वाई, ऐसे ही लिया था ना राइट। तो u यहाँ पर कितना है 1/14 राइट, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। इसी तरीके से हमने यहाँ पर 1/x माइनस वाई को क्या माना था v, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू v की वैल्यू 1/6, रेसिप्रोकल ले लें x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 राइट। अब देखो फिर दो इक्वेशंस आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ऐसे आप पहली बार नहीं कर रहे हो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम अच्छा खासा प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशंस आ गई, इनको आप नेमिंग दे दो। 1 और 2 तो पहले ही नेमिंग दे चुके हैं, इसको आप नेम दे दो 3, इसको आप नेम दे दो 4। इनको सॉल्व करें, x और y की वैल्यू आ जाएगी। आपको यही क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है राइट। तो आगे का मैटर आप सॉल्व करेंगे। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आंसर आएगा स्पीड ऑफ द बोट 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी, फाइन। तो अब आपके सामने क्वेश्चन पूरा है, मैं 2 मिनट के लिए हटता हूँ, फिर वापस आता हूँ।
चलिए, तो आई होप, ठीक है, आप क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं इसको, x और y की वैल्यू निकाल लें, आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलिएगा, स्टेटमेंट इज मस्ट, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले दो चीज़ें और, आज हम लोग यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितने मैंने टाइप्स बताए यही हैं, और भी बहुत हैं। परसेंटेज है, ठीक है, राइट, फिर उसके बाद और भी वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा फिर टाइम एंड वर्क है, ठीक है। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप जितना करोगे उतने हैं, हम महीने भर तक भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, आप जो बोलोगे कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो मेरा क्या काम था, मैं बस आपको बताना चाहता था कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। और जो डाउट आता है, अपने डाउट क्लास में जो टीचर्स हैं आप उनसे पूछिए, टीचर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको डाउट बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम हमारा आज ख़त्म होता है, ठीक है। होमवर्क मैं इसके साथ अटैच करूँगा, होमवर्क ज़रूर करिएगा आप, ठीक है, राइट। और पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपना ध्यान ज़रूर रखेंगे, ठीक है।